और साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को YK ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सब लोग अपनी पढ़ाई एकदम कंटिन्यू आपने रखी होगी और जिनके भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। इस नववर्ष में आप लोग अपनी उन्नति की राह पर अग्रसर रहें, अपनी मंजिल तक आप ज़रूर पहुँच पाएँ, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में। पटवारी लेखपाल का पेपर जो है, जो 8 तारीख को होने वाला है, उसके लिए हमने उनके सिलेबस के आधार पर एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो आप लोगों के पास यदि 20 नंबर की हिंदी पूछी जानी है तो आप लोग बिल्कुल भी उन्हें हल्के में मत लीजिएगा। मैंने पहले से ही आपको बताया है, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाए भी हैं और उसी के आधार पर आज ये प्रैक्टिस सेट भी मैंने तैयार किया है। तो चलिए जानते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और सेशन पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आदि से कोई विकार उत्पन्न ना हो उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, विकार उत्पन्न ना हो कह रहे हैं ना, तो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक, और किस आधार पे? लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। अ मतलब नहीं, विकार मतलब परिवर्तन। तो जिनमें विकार नहीं होता है इन आधार पे, तो वो कौन से होते हैं? अविकारी होते हैं। ठीक, दूसरा है अव्यय। अव्यय और अविकारी एक ही होता है। ठीक है, जो ये हम अविकारी की बात कर रहे हैं यही अव्यय, इन्हीं को अव्यय भी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अव्यय शब्द के कितने भेद हैं? तो कितने भेद हैं? बिल्कुल 4 इसके भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, चलिए नंबर तीसरा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं? अब ये विकारी शब्द पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना, विकारी का मतलब जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होता है तो वो विकारी होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो इसका आंसर जो है वो है मनुष्य। ठीक है, क्योंकि मनुष्य का अगर हम यहाँ पे आप शब्द देख पा रहे होंगे तथापि, तथापि का हम लिंग वचन कारक कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब लिंग वचन कारक काल इस आधार पर यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि का भी नहीं होता है, एवं भी नहीं होता है। ठीक है, तो मनुष्य जो शब्द है इसका क्या हो, इसमें क्या है? ये एक विकारी शब्द है। ठीक है, मनुष्य का हम मनुष्यों कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से मतलब इसमें परिवर्तन संभव है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें डी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए चौथा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है? अब आपको अविकारी बताना है, यानी कि जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर सफलता है, चंद्रमा है, इसलिए है और पशु है। तो देखो इसलिए जो शब्द है ना, इसका ना कोई लिंग है, क्योंकि हम अगर स्त्रीलिंग के शब्द मतलब स्त्रीवाची कोई वाक्य है उसके साथ अगर हम इसलिए का प्रयोग करेंगे तो भी इसलिए ही होगा। किसी भी शब्द के बीच में अगर आपको इसलिए दिखता है तो इसलिए का ना तो कोई लिंग परिवर्तन होता है, ना कोई वचन, ना कोई काल, ना कोई कारक। ठीक है, तो ये मतलब ये शब्द ऐसा है जो हमेशा अपरिवर्तित रहता है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं अविकारी शब्द। ठीक, चलिए इसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न है, वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो इस वाक्य में तेज शब्द क्या है? तो इस वाक्य में क्या है? तेज। देखो यहाँ पर एक वाक्य आपके पास दिया है, वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो दौड़ना तो यहाँ पे क्या है? क्रिया, और इसके जस्ट पहले आप देख पा रहे होंगे एक शब्द जुड़ा हुआ है तेज, यानी कि दौड़ने की विशेषता क्या बता रहा है? तेज। और तेज दौड़ना क्रिया है, तो क्रिया की क्या हो गई? जो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? तेज दौड़ा। दौड़ तो रहा है लेकिन कैसे दौड़ा? तेज दौड़ रहा है। तो दौड़ने की विशेषता बता रहा है तेज, तो इसलिए दौड़ तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जो शब्द आपकी इसकी पहचान करोगे तो कैसे करोगे? जो मुख्य उसमें क्रिया होगी तो क्रिया क्या है? दौड़ना, तो उसके जस्ट पहले जो शब्द लगा होगा तो जो उसकी विशेषता बता रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? उस क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, वह आजीवन काम करता रहा। इस वाक्य में आजीवन शब्द क्या है? तो आजीवन शब्द क्या है? बिल्कुल इसमें जो रीतिवाचक क्या है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये। ठीक है, क्योंकि जो आजीवन शब्द है वो एक रीति यानी एक परंपरा, एक कह सकते हैं ना कि आजीवन यानी कि जन्म से,
ठीक है, हमेशा मतलब जीवन भर कह सकते हैं। तो एक लंबा समय जहाँ पर दिखाता है वो एक रीति वाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण या अव्यय के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए 7वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं? तो विकारी शब्द हमने बताए थे कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये शब्द क्या होते हैं, विकारी, यानी कि जो मैंने बताया था विकारी शब्द क्या होता है, जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, वो विकारी होते हैं। और विकारी शब्द कौन से होते हैं, जैसे संज्ञा शब्द हो गया, उसमें भी परिवर्तन हो सकता है, सर्वनाम में भी परिवर्तन हो सकता है, विशेषण में भी और क्रिया में भी परिवर्तन हो सकता है, इसलिए इनको हम कहते हैं विकारी शब्द। ठीक, चलिए 8वां हमारा प्रश्न है, वह भीतर बैठकर खा रहा था। इस वाक्य में भीतर कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कौन सा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बिल्कुल सीधी सी बात है, वो एक स्थान की बात कर रहा है। भीतर जो शब्द है वो क्या है, एक स्थान है ना, तो वहाँ पे वो भीतर यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आएगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आपको बताना है कि जो वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो ये अंडरलाइन किया हुआ शब्द है तो ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यदि आपने मेरा सर्वनाम वाला वीडियो पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपने इजीली इसका आंसर दे दिया होगा, क्योंकि जो स्वयं है वो क्या होता है, निजवाचक। मैंने कहा था ना, स्वयं हो गया और आप हो गया, स्वतः हो गया, ये शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम, यानी कि जो अपने लिए जहाँ पे कर्ता बात करता है वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो जो ये स्वयं शब्द है जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये क्या है, निजवाचक का उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसके बाद है अगला हमारा प्रश्न है 10वां, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कौन, कुछ, यह। तो बताइए कौन सा है अनिश्चयवाचक, क्या है, कौन है, कुछ है या यह है? तो क्या जो है ये प्रश्नवाचक है, कौन भी प्रश्नवाचक है, यह क्या है, निश्चयवाचक है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुछ लोग आ रहे हैं, तो आपको क्या पता कितने लोग आ रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। तो ये कुछ जो शब्द है वो किसी कह सकते हैं पदार्थ या किसी वस्तु, किसी स्थिति का कोई स्पष्ट बोध नहीं करा रहा है, इसलिए ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला हमारा 11वां प्रश्न है, निम्न में से अन्य पुरुष बताएं। तो अन्य पुरुष देखो, मेरी, तुमने, राजू या हमारे, कौन सा होगा अन्य पुरुष? तो मैंने कहा था कि 3 पुरुष यहाँ पे होते हैं सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, पहला होता है प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष में आएगा मेरी। ठीक है, और हमारा, मैं, हम, हमारा, ये अपना, ये क्या है, ये मेरा जो शब्द है वो किस में आएगा, प्रथम पुरुष में आएगा। दूसरे व्यक्ति की जहाँ पे बात हो रही है तो वो तू, तुम, तुमने, इस तरह से आप हो गया है ना, तो ये तो मध्यम पुरुष में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ही शब्द है, राजू शब्द क्या है, यहाँ पे अन्य पुरुष में आएगा। अब कैसे आएगा, देखो मान लो हम बात करते हैं ना, जब भी 2 लोग मान लो बात कर रहे हैं, तो एक तो वहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, एक तो मैं और एक कौन है, तुम या तुम। तो हम जब किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो तुम, आप, इस तरह से बात करते हैं ना। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि राजू, मतलब जिससे बात कर रहे हैं उसका नाम लेके तो बार बार नहीं बोलते हैं ना, हम तो उसको तुम बोलते हैं, या बड़ा है तो आप से संबोधित करते हैं। तो अगर हम दोनों वहाँ पे बात कर रहे हैं और अगर तीसरे व्यक्ति की हमें बात करनी हो तो वहाँ पे हम उस तीसरे व्यक्ति को नाम से बुलाते हैं। तो ये तीसरा जो व्यक्ति है राजू, ये क्या है, अन्य पुरुष की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक, तो राजू यहाँ पे अन्य पुरुष के अंदर आएगा। चलिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चय मतलब जिससे किसी भी स्थिति, किसी वस्तु, किसी पदार्थ की ठीक ठीक स्थिति का हमें बोध होता है, वो क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और अब आपको बताना है इनमें से कौन है, वह है, कुछ है, कौन है, क्या है। तो कौन तो क्या है, प्रश्नवाचक है, क्या भी कौन क्या है, प्रश्नवाचक है, कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक है, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वह जो शब्द है, वह घर रामू का है, तो हमने क्या है, उस घर की ठीक ठीक स्थिति का हमें बोध हो रहा है कि रामू का घर है, तो यहाँ पे वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यह यहाँ उत्तम पुरुष बताइए। तो उत्तम पुरुष कौन है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे जो शब्द है ये क्या है, मैं उत्तम पुरुष है। ठीक,
चलिए 14 हमारा प्रश्न है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो बताइए अनिश्चय कौन सा है? कौन तो हमने बताया प्रश्नवाचक है, ठीक है, जो भी नहीं है अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पे कोई और कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं, ठीक है, कोई और कुछ। तो ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक। तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो क्या आपको पता है कि वो कोई कौन है? अगर पता होता तो आप कोई का प्रयोग नहीं करते। तो इसलिए जो कोई शब्द है वो किसी भी स्थिति का हमें ठीक ठीक बोध नहीं करा रहा है, इसलिए वो क्या आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 14वां प्रश्न जो है, हमने 14 नंबर पे 2 प्रश्न रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके फ़ायदे के लिए ही होगा ये। चलिए अगला प्रश्न भी 14वां ही है, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया आपको बतानी है, हंसना, दौड़ना, लिखना या सोना। तो यहाँ पर जल्दी से अपना आंसर बताइए। बिल्कुल जो इसका जो सी आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। लिखना, देखो मैंने हमेशा आपसे जब भी अभी तो हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है क्रिया वाला, लेकिन क्रिया के अंदर आपको 2 बातें याद रखनी है, क्या और किसको, ठीक है, क्या और किसको। तो जहाँ पर हमें इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर मिलेगा वो हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। अब आप इसका जो लिखना जो शब्द है उससे एक वाक्य बनाइए, क्या लिख रहा है? तो इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको, पत्र लिख रहा है, ठीक है। किसको लिख रहा है, बहन को लिख रहा है, माता को लिख रहा है, कुछ भी इसका आंसर हो सकता है ना। तो दोनों का ही हमें क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है। अब हम जैसे ऊपर वाले शब्दों को ले लें, क्या हंस रहा है, तो क्या कोई इसमें सार्थक प्रश्न बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या किसको हंस रहा है, तो ये भी नहीं बन रहा है कोई, क्योंकि निरर्थक प्रश्न हो जाएगा ना। फिर दौड़ना, क्या दौड़ रहा है, अगर हम मान लें कि इसका आंसर हम कहेंगे कि घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, तो दूसरे का भी तो आंसर मिलना चाहिए, किसको दौड़ रहा है, तो कोई सार्थक प्रश्न नहीं बन रहा है। दोनों ही स्थिति में हमें दोनों ही प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। सोना, क्या सो रहा है, कोई आंसर नहीं है। किसको सो रहा है, कोई आंसर नहीं है। तो दोनों ही प्रश्नों का हमें उत्तर कहाँ मिल रहा है, लिखना क्रिया में मिल रहा है। क्या लिख रहा है, निबंध लिख रहा है। किसको लिख रहा है, तो टीचर ने दिया है, इसलिए मतलब एक आंसर हमें मिल रहा है ना। तो ये हो गया सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो लिखना यहाँ पे क्या है, क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया के कौन से भेद हैं? कर्म के दृष्टि से क्रिया के कौन से भेद हैं? तो आपको बताना है, कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 ही भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जब हम क्रिया वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, फिर आपको बहुत अच्छे से मैं समझाने वाली हूँ कि क्रिया क्या होती है। फिलहाल आप यहाँ इतना समझ लीजिए। अब आगे जो 16वां प्रश्न है, दीपू अब सुधरने लगा है। बताइए इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, आरंभ बोधक, निश्चय बोधक या शक्ति बोधक या इच्छा बोधक? तो देखो यहाँ पे इच्छा भी नहीं है, निश्चय भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, ये उपभेद हैं क्रिया के, ठीक है। मुख्यतः जो क्रिया के 2 ही भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक, लेकिन उपभेद की अगर हम बात करें तो ये उसके उपभेद है। तो यहाँ पे क्या है, सुधरने लगा है, यानी कि कुछ काम उसने क्या किया है, शुरू किया है। तो यहाँ पे आरंभ बोधक की क्रिया हो जाएगी, ठीक है। आगे 17वां हमारा प्रश्न है, जिस क्रिया से कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बिल्कुल कहते हैं अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जिस क्रिया से कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है, और जिस क्रिया के कार्य का फल जो है कर्म पे पड़े तो वो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। चलिए 18वां हमारा प्रश्न है, जहाँ एक क्रिया को समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया हो तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैं अगर उदाहरण दूं, मैं घर जाकर सो गई। तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 क्रियाएं हैं, ठीक है। एक है घर जाना, तो यहाँ पे पहले मैंने कौन सा कार्य किया, घर गई, फिर उसके बाद सो गई। तो जो ये पहले हमने बात करी तो ये हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया की, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट क्रिया के बाद आ रही है, तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। फिर है, मुझे हर रोज़ शहर जाना पड़ता है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है?
जाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, वो अपनी इच्छा से नहीं जा रहा है, उसे जाना पड़ता है, किसी दूसरे के वो अधीन है इसलिए उसे जाना पड़ता है। ठीक है, मजबूरी यहाँ पे बताई जा रही है, तो वो परतंत्रता बोधक हो जाएगा, यानी कि दूसरे के अधीन है, कोई काम हो सकता है उसके, इसलिए उसे जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, परतंत्रता बोधक है। ठीक, 20वां हमारा प्रश्न है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो चरित्र है यहाँ पे मूल शब्द है, उसमें स क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, और ता जो है प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सच्चरित्रता। तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो है सत जो है, सत उपसर्ग लगा हुआ है, और ता जो है वहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको बनाने के लिए उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है और प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सत, जब चरित्र शब्द में सत उपसर्ग लगा तो वो सच्चरित्र बन गया, जो तो है वो आधे चौ में परिवर्तित हो गया और उसने बना दिया सच्चरित्र। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा भी जाएगा कि सच्चरित्रता में प्रत्यय कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है। तो सत उपसर्ग, सत मतलब सच्चा, ठीक है, चरित्र मतलब आपको पता ही है चरित्र, और ता यहाँ पे क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, चलिए इसके बाद देखो 21वां प्रश्न है हमारा, मातृत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पे जो है कौन सी संज्ञा है, इसका आंसर हो जाएगा सी, भाववाचक। मातृत्व का क्या होता है, भाव होता है। ठीक है, तो माता और मातृत्व, यानी कि माता और जो उसका प्यार है, उसका जो प्रेम है, वो क्या है, एक भाव है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। ठीक, चलिए इसके बाद है 22वां हमारा प्रश्न है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, लड़का, नर्मदा, लोहा या मनुष्य। तो देखो, लड़का क्या है, एक जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, अगर हम कहते हैं राजू, तो राजू एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होता है, तो वो हमें व्यक्तिवाचक लगता है, लेकिन मतलब वो व्यक्तिवाचक होता है। लेकिन यहाँ पे लड़का कह रहे हैं तो कोई भी लड़का हो सकता है, यानी कि वो लड़का क्या है, जाति का बोध करा रहा है। लोहा भी एक धातु है, जो कि क्योंकि लोहे से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ना, तो लोहा भी धातु है जो कि जाति का बोध करा रहा है। मनुष्य भी क्या है, एक जाति का बोध करा रहा है। मनुष्य में स्त्री पुरुष सभी आते हैं, तो यहाँ पे ये भी नहीं है, तो इसलिए नर्मदा क्या है, क्योंकि नर्मदा एक नदी है, और जो कि क्या है, एक विशेष नदी है। ठीक है, एक नदी है, और यहाँ पे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 23वां हमारा प्रश्न है, भारत में कुछ शहर नदियों के किनारे हैं, इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो जो नदी है, नदी देखो, अगर यहाँ पे लिखा रहता गंगा, तो आप फिर क्या लिखते, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे क्योंकि नदी की बात हो रही है, क्योंकि नदियाँ तो बहुत सारी हैं, स्पेशल किसी नदी का नाम नहीं दिया हुआ है। मैंने कहा ना, अगर गंगा होता तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा कि भारत के अनेक शहर क्या हैं, या कुछ शहर गंगा के किनारे, तो गंगा क्या है, एक विशेष पर्टिकुलर नदी है, भारत की नदी है, तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन नदी की बात हो रही है, तो नदी में तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नदियाँ आती हैं, है ना, तो यहाँ पे जो नदी शब्द है वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए 24वां हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। तो देखिए, मिठाई क्या है, एक चीज़ है, एक खाने की चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भाव हमें नहीं झलकता है। ठीक, और क्योंकि ये जातिवाचक के अंदर आएगा, क्योंकि मिठाई में भी बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं ना, अलग अलग नाम से, तो मिठाई क्या है, एक जातिवाचक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसे हम जातिवाचक के अंदर रखेंगे। और जो चतुराई है, चतुर मूल शब्द है और उसमें आई प्रत्यय लगा है, तो चतुराई क्योंकि एक भाववाचक संज्ञा बन गई। ठीक है, और लड़ाई, लड़ मूल धातु है, और आई जब प्रत्यय लगा तो लड़ाई बन गया, ये भी धातु है, सॉरी भाववाचक संज्ञा है। और उतराई, उत्तर, उतरना, यहाँ पे मूल धातु है, मूल क्रिया है, और आई जब प्रत्यय लगा तो यहाँ पे क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही शब्द है मिठाई जो कि जातिवाचक है, बाकी सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा है। ठीक, चलिए आज का लास्ट प्रश्न है हमारा 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। तो आपको एक शब्द यहाँ पे बताना है जो संज्ञा है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव एक संज्ञा है, मानवीय, स्वार्थी, क्रोधित, ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसके आगे जोड़ दें मनुष्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोधी मनुष्य। तो इस मनुष्य की विशेषता क्या है कि वो
क्रोधी है या स्वार्थी है, ठीक है, किसी भी आगे लगा दें, मनुष्य क्रोधित हो गया, स्वार्थी हो गया, तो ये क्या है, विशेषण है, ठीक है, जो इस मनुष्य की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे मानव ही शब्द है जो क्या है आपका संज्ञा शब्द है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छे लगे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, हेल्पफुल लगेंगे। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है ऐसे ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल मैंने आपके सिलेबस से ही उठाए हैं और उन्हीं के बेस्ड हैं ये सारे। तो ये थे आपके 25 प्रश्न। अगले सेशन में कुछ और प्रश्नों के साथ हम आपकी हेल्प के लिए ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।